हेलो दोस्तों। आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर्स। साथ ही में आज हम लोग मोशन का भी पार्ट है, उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो समझते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स है क्या। स्केलर होता क्या है पहले हम लोग समझते हैं। उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे डिस्टेंस, स्पीड। स्पीड कभी नेगेटिव में होता है क्या? नहीं होता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है? नहीं होता है। तो इसलिए ये जो भी है ये स्केलर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। वही वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के पास दोनों चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन इसके वजह से होगा क्योंकि हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट से अगर एक साइड में जाता है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर दूसरे साइड में जाता है तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे हम लोग लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर एक रेफरेंस पॉइंट पे अगर राइट साइड में जा रहा, मतलब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि अगर राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे या लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। इसे डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं और साथ ही साथ उसको मैग्नीट्यूड भी होता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया स्केलर एंड वेक्टर्स का कंसेप्ट। हाँ, इससे क्या क्वेश्चन आएगा वो हम लोग को देखना है। ये तो पूछ लेगा, हम लोग को डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल पूछ लेगा, ये स्केलर है और है या वेक्टर है। क्लियर है? तो उसमें हम लोग को डिसाइड करना, उसमें हम लोग को सोचना है कि अच्छा इसके पास डायरेक्शन है या नहीं है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर में आ जाएगा। अगर उसके पास सिर्फ दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वो वेक्टर में आ जाएगा। क्लियर है? और नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता क्या है? दोज क्वांटिटीज़ हुज एक्सिस्टेंस डस नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़। मतलब उसका जो एक्सिस्टेंस है वो दूसरे क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, लेंथ, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या लेंथ कोई चीज़ पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या मास कोई चीज़ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। लेकिन वही अगर हम स्पीड ले लेते हैं तो स्पीड क्या है? स्पीड डिपेंड करता है ना, कितना टाइम। स्पीड डिपेंड करता है किस पे है, कितना टाइम ले रहा है, कितना लेंथ पे जा रहा है, ये डिपेंड करता है। तो उसी की वजह से जैसे डिस्टेंस कवर किए तो कितना टाइम में कितना स्पीड से गए, तो वो क्या हो गया? वो प्रोडक्ट हो गया ना, दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके वजह से वो क्या है? वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं? टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 होते हैं। इसको याद रखने का भी चीज़ है। मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और चार्ज। ये टोटल 7 है जो कि हम लोग को याद रखना है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। ये भी याद रखना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है वो मोल, पता है ना? मोल। हाँ, क्लियर है? अब इतना हम लोग मास का हम लोग जानते ही हैं, लेंथ का हम लोग जानते ही हैं, टाइम का और सबको पता है, और चार्ज का कूलम्ब ये तो पता है। इसमें दो चीज़ है जो हम लोग भूल सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये एग्जाम में पूछता भी इसी दोनों से है, जनरली इसी दोनों से पूछेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो उसका यूनिट कैंडेला है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या इसको बेसिक क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? ये बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव्ड होकर बनेगा। क्लियर है? दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड होके ये आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं फोर्स। तो फोर्स का क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए, मास तो एक हम लोग का बेसिक है, मतलब फंडामेंटल मास, उसके साथ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन में भी जुड़ेगा। एक्सेलरेशन में भी, मतलब एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड ही है। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आएगा? क्लियर हो गया कंसेप्ट? यहाँ पे क्लियर हो गया कैसे होता है फंडामेंटल और कैसे होता है डिराइव्ड। जो बेसिक क्वांटिटीज है सिर्फ, जैसे अगर पूछ लेता है कि ये कितने मास है, मतलब कितना केजी का है, तो वो मास है, तो मास और सिर्फ बेसिक है। लेकिन अगर जैसे फोर्स दे रहा है तो फोर्स का क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन भी क्या होता है? dv/dt। एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं
डायमेंशन फार्मूला। एनी क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन मास लेंथ एंड टाइम इज नोन एज डायमेंशन फार्मूला। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना, कोई सा भी फार्मूला, कोई सा भी यूनिट के लिए पूछ लेता है, जैसे स्पीड का अगर देना है या डिस्टेंस का ही देना है तो वो पूछ लेगा। अब इसको सेट कैसे करना है, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए इसके लिए। स्पीड का क्या होता है, स्पीड का क्या है, m टू द पावर 0, मतलब मास का उसमें कोई रोल नहीं है, स्पीड में मास का कोई रोल नहीं है ना, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ के पावर क्या हो जाएगा, लेंथ के पावर 1, क्योंकि लेंथ ऊपर है और टाइम नीचे आता है, तो टाइम टू द पावर -1। क्लियर है, मतलब स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, जो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट मतलब लेंथ में निकालते हैं ना, डिस्टेंस को हम लोग, लेंथ ही है, मीटर में ही है, ठीक है, तो लेंथ अपॉन टाइम, वही तो स्पीड होता है। तो मास, यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं है, m टू द पावर 0 मतलब उसका कोई रोल नहीं है, लेंथ टू द पावर 1 मतलब लेंथ के पावर में 1 है, मतलब लेंथ ऊपर है, और t टू द पावर -1 मतलब t लेंथ के नीचे है। क्लियर है, समझ में आ गया इसको कैसे पुट करना है। फॉर्मूला इसके लिए याद रखना चाहिए, जैसे डिस्टेंस का निकालना, फिर डिस्टेंस का हमको मालूम रहना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस का मालूम रहना चाहिए। उसी तरह जैसे कोई भी चीज़ का दे दे तो हमको इस पर सेट करना है, मास, लेंथ और टाइम की बेसिस पे ही सेट करके हम लोग को डायमेंशन फार्मूला निकलता है। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट एक नोट है, एक नोट को समझ लो, ये स्ट्रेन इज़ द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन होता क्या है, अगर हम कितना फोर्स लगाते हैं उसमें कितना चेंजेस आएगा। कोई चीज़ में अगर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे स्प्रिंग में हम फोर्स लगा रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, वो कितना दब जाएगा या कितना वो फैल जाएगा, वही स्ट्रेन है। जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, जो उसमें चेंजेस आएगा, उसी को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो जो स्ट्रेन है वो है क्या, स्ट्रेन इज़ द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ना तो इसके पास यूनिट है, ना तो इसके पास डायमेंशन है। क्लियर है, ये याद रखने का चीज़ है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेगा स्ट्रेन के बारे में, तो याद रखना उसके पास ना तो यूनिट है, ना तो उसके पास डायमेंशन है। अब नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है मोशन का। मोशन दो तरह का होता है। अब मोशन तो बताने का जरूरत नहीं, मोशन मतलब क्या होता है, कोई भी मूव कर रहा है मतलब वो मोशन में है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब मोशन कितने तरीका के होते हैं, तो मोशन दो तरीका का होता है, एक होता है लीनियर मोशन और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का मोशन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये याद रखना, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम लोग को याद रखना है। तो याद कैसे रखना है इसको, v = u + at। क्लियर है, इसमें v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस at, a क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या है कितना टाइम। सपोज अगर u हो सकता है कभी 0 से स्टार्ट हो और फाइनल वेलोसिटी पहुंच गया, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है या 0 से जा रहा है, पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, अगर 0 से जा रहा है 10 एक्सेलरेशन के साथ, अगर 2 मिनट लगाया तो उसको फार्मूला पे पुट करेंगे, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है वो निकल जाएगा। अगर सपोज u 0 नहीं था, 20 पे था या 10 पे था, तो फिर u के जगह पर 10 रखेंगे और एक्सेलरेशन जो हुआ और कितना टाइम उसको पुट करेंगे, तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा बॉडी का। क्लियर है, उसी तरह हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, s मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ut + ½ at², ut + ½ at²। यहाँ पे भी क्या है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, t है टाइम है, और ½ at² है। क्लियर है, a भी यहाँ पे भी क्या है एक्सेलरेशन ही है और टाइम का स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा हम लोगों को, हाँ हम लोगों को इससे डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हम लोगों को निकालने का है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो कैसे निकलता, फार्मूला कैसे सेट हो रहा है, v² = u² + 2as। क्लियर है, तो या तो हो सकता है इसमें हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी दे दे, एक्सेलरेशन पूछ ले या डिस्टेंस पूछ ले, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को निकालना होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तीनों फार्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई एग्जाम में ये पूछ लेता है कि आपको दे दिया डिस्टेंस दे दिया, आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया या इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, या कभी इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल दिया। क्लियर है,
तो उतना हम लोग को समझ लेना है क्वेश्चन देख के कि कौन सा हमको फार्मूला पुट करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ जैसे क्वेश्चन में दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, फाइनल वेलोसिटी पूछ लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट है कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबको याद है, 3 लॉ ऑफ मोशन है, सबको याद रहता है ये मोशन। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसमें होता क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। क्लियर है, जिसके वजह से हम लोग जैसे कार में जाते हैं, अगर ब्रेक लगता है एकाएक तो हम लोग आगे की तरफ बेंड करते हैं, या चल रहे हैं, मतलब जब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है तो पीछे की तरफ जाता है, जब ब्रेक लगता है तो आगे तरफ बेंड करते हैं। तो ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सबको याद रहता है, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड वाला बहुत लड़का भूल जाता है, तो सेकेंड वाला को इंपॉर्टेंट बना के इसको याद करना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से जा रहा है, उसका मास m है, सपोज उसका मास m है, v वेलोसिटी से वो जा रहा है, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल है। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा डायरेक्टली, मतलब अगर फोर्स हम बढ़ा रहे हैं तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, मास में तो चेंजेस नहीं आएगा, मास तो जो है उसको वही रहेगा एक बॉडी का। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ये डाउट क्लियर हो गया। हाँ, इसको डाउट बना के नहीं रखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो भी रेट होगा चेंज में, जैसे सपोज अगर 10 था, अगर वो 15 हो गया या 20 हो गया तो कैसे हुआ है वो, क्योंकि ऐसा फोर्स अप्लाई हुआ, उतना फोर्स अप्लाई हुआ है जिसके वजह से ही वो 10 से 15 हो गया है या 20 हो गया है। तो इसमें बोल क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जितना फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में उसका मोमेंटम जो है बढ़ जाएगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। अभी फिलहाल में रेलवे से एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में ये फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहा था, तो इस पे ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। और थर्ड तो सबको मालूम रहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, हम दीवार पे मारेंगे तो चोट हमको भी लगेगा, हम किसी को थप्पड़ मारेंगे उल्टा वो भी हमको मारेगा, मतलब वो तो एक्शन एंड रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर हम किसी को मारते हैं तो हमें भी फील होता है, तो फील किसकी वजह से होता है, क्योंकि हम अगर एक्शन किए हैं तो उधर से भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है क्या है, सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी उसका चेंज होगा। वेलोसिटी क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है। जैसे कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। अगर एक भी रेस्पेक्ट ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, अगर सिंगल टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, भले ही उसका स्पीड सेम है। क्लियर है, ये समझ में आ गया क्यों वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर एक सेकेंड में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में है तो ध्यान में क्या आना चाहिए हम लोग को, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड्स इनवर्ड। जैसे अगर कोई भी चीज़ को हम अगर सपोज पत्थर में धागा बांध के अगर हम घुमाते हैं, तो जो घुमा रहे हैं तो जो पत्थर हमारे से बंधा हुआ है, तो वो बंधा हुआ टुवर्ड्स इनवर्ड्स जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। और पत्थर जब नचाते हैं तो वो क्या होता है, छोड़ते हैं तो कैसे बाहर की तरफ जाता है ना, तो वो बाहर की तरफ वो फोर्स एक लगता रहता है उसको बाहर जाने के लिए। लेकिन हम धागे से बंधे रहते हैं इसलिए ये अंदर जाता नहीं है बाहर। तो बाहर जो जाना चाहता है वो कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लियर हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स इनवर्ड एक्ट करेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स आउटवर्ड एक्ट करेगा। मतलब जो बाहर की तरफ जब नचा रहे हैं तो लग रहा है ना ऐसे कि बाहर चला जाएगा, अगर छोड़ देंगे तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर की तरफ जो वो खींच रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जो बांध रखा है उसको बाहर जो नहीं जाने दे रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर है। हाँ, अब सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन
आर, मास वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में आर। क्लियर है? हाँ, आर क्या होगा, जो बांध रखा है या जो सर्कुलर मोशन में जो उसका रेडियस है, जो डिस्टेंस है। क्लियर है? हाँ, जो उसका रेडियस है वही एम बी स्क्वायर अपॉन आर। जैसे हम धागा जो बांध रखे तो धागा का जो लेंथ होगा वही हो गया आर। क्लियर है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मास का, इसका मास देखो, राइट हैंड साइड का मास और लेफ्ट हैंड साइड का मास, मतलब ये देखो ये जो मास है और ये मास दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यही यहाँ पे देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? ये समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स इनवर्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स आउटवर्ड होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ जो क्रीम है, फॉर्मेशन ऑफ क्रीम, क्रीम किससे निकलेगा, मिल्क से निकलेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज ड्यू टू, उसमें ऑप्शन रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कुछ भी दे देगा। उसमें हम लोग को क्या टिक करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही घूमता है तो क्या होता है, क्रीम जो होता है वेसल के, वेसल मतलब बर्तन, बर्तन के चारों ओर जाके चिपक जाता है ना, चारों ओर जाके बर्तन चिपक जा रहा है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर जाके चिपक रहा है, बाहर मतलब वेसल के चारों ओर जाके चिपक जा रहा है। क्लियर है? तो ये याद रख लो, फॉर्मेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो आज हम लोगों का यहाँ पे फिजिक्स होता है ख़त्म। सारा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ सकता था, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, बाहर से नहीं आ सकता, बाहर से आ सकता है। तो क्या करना, हम लोग को करना क्या होता है कि हम लोगों को जितना इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेना पड़ता है। उसके बाद जो भी जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जितना क्वेश्चंस करेंगे, अब ये नहीं कि थ्योरी पढ़ते रहेंगे, थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो उसमें से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी पढ़ने से नहीं, क्वेश्चंस बनाते जाओ, नया नया टाइप का क्वेश्चंस आते जाएगा तो पता लगते जाएगा, अच्छा अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वो क्लियर होगा, तब क्लियर होगा। ऐसे सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना पढ़ाना था इंपॉर्टेंट वो सब क्लियर हो चुका है। अच्छी तरीक़ा से फिजिक्स पढ़ लो। नेक्स्ट में हम बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके? अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दो, हम रिप्लाई कर देंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।